नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं। ये जो खबर है यूपी के मेरठ जिले की, जहां पर अभी कुछ दिनों पहले ही, एक दो दिन पहले ही एक ऐसी भयावह खबर सामने आई थी जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे। मेरठ, जहां कुछ दिन पहले एक पति को पत्नी ने बड़ी ही बेदर्दी से, बड़ी ही चालाकी से सांप से कटवाकर मौत के घाट उतारा था। उस घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया था। अब उसी शहर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक और खौफनाक मामला सामने आया है। यहाँ पर 26 साल की स्टाफ नर्स, यानी जो नर्स थी, एक हॉस्पिटल में काम करती थी, जिसने 1 साल पहले अपने पति को खोया था, जिसकी गोद में एक मासूम बेटा था और जिंदगी दोबारा बसाने का उसकी आंखों में सपना था। बड़ी ही चालाकी के साथ उसकी अस्पताल में, जिस अस्पताल में वो काम करती थी, उस वार्ड में जहां पर वो मरीजों की देखभाल करती थी, उसी वार्ड में उसकी आखिरी सांसें लेती हुई बॉडी मिलती है। डॉक्टर, अस्पताल के लोग जब तक उसे बचाने की कोशिश करते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब परिजनों को जब ये सूचना दी जाती है तो परिजन हैरान परेशान होते हैं कि जो नर्स थी, नेहा इसका नाम था, ये घर से निकली थी तो सब कुछ ठीक था। सुबह इसने अपने 1 साल बच्चे को नहलाया धुलाया, खाना वाना खिला कर ये अपने काम पर आती है। और भला जिसके ऊपर 1 साल के बच्चे की जिम्मेदारी होगी, वो कोई कैसे खौफनाक कदम उठाएगा। अस्पताल प्रशासन कह रहा था कि नेहा ने खुद ही अपने साथ कुछ ऐसा किया है जिसके चलते उसकी मौत हुई, लेकिन घर वाले अस्पताल प्रशासन की ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि इसमें कुछ न कुछ तो झोल है। वहीं अस्पताल प्रशासन कह रहा था कि नेहा के पास जो सामान मिला है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि नेहा ने ही एक खौफनाक कदम उठाया। नेहा के पास से, नेहा के जो आप नर्स वाला कोट देखते हो, उस कोट में एक चिट्ठी, इसके अलावा सल्फास की गोलियां मिली थी। अब ये बात तो इशारा कर रही थी कि क्या खुद नेहा अपनी जिंदगी से उब चुकी थी, लेकिन परिजन इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो नेहा अपने बेटे से दिलो जान से प्यार करती है, उस बेटे को, 1 साल के बेटे को नेहा किसी दूसरे के भरोसे छोड़कर इस दुनिया से जा नहीं सकती। परिजनों ने तुरंत इस बात की शिकायत पुलिस से की। उन्हें लगा कि इस मामले में अस्पताल प्रशासन सही नहीं बोल रहा। पुलिस आती है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। जिस कमरे में नेहा की लाश मिली, उस कमरे के बाहर जो सीसीटीवी लगा था उसको पुलिस गहनता से जांच करती है। अस्पताल के जो काम करने वाले थे, जो नेहा के साथ काम करते थे, उनसे पूछताछ की गई तो पुलिस को एक चौंका देने वाला बात पता चला। पुलिस ने इस बात को नोटिस किया कि दोपहर के वक्त जब नेहा की मौत होती है और जिस कमरे में, जिस वार्ड में नेहा की लाश मिली थी, उस वार्ड से एक युवक ठीक मौत से पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। अब उसके बारे में जब पुलिस पता करते हैं तो पता चलता है यह अस्पताल में काम करने वाला सुरेश है और उसके साथ एक और दोस्त था। उसका पता चला ये भी इसी अस्पताल में काम करता है, इसका नाम है फरहान। अब पुलिस ने जब दोनों को जानकारी इकट्ठा की, अस्पताल से पूछा ताछा, तो पता चला कि सुरेश का नेहा के साथ बड़ी ही गहरी दोस्ती थी, या कहें दोस्ती से बढ़कर रिश्ता था। लिहाजा पुलिस को समझने में देरी नहीं लगी कि ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने जब सुरेश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की तो पहले गोल-मोल बातें करता रहा। उसे कहा हमें नहीं पता क्या हुआ, हमने तो बस, चूंकि जब नेहा अस्पताल आई शनिवार को तो उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो हमने उसको ग्लूकोज की ड्रिप लगाई थी ताकि उसे अच्छा महसूस हो, और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ये बात पुलिस के लिए काफ़ी थी। इसके बाद पुलिस ने उस ड्रिप की जांच की जिससे नेहा को ड्रिप लगाई गई थी। पता चला उसमें खतरनाक जहरीला रसायन मिला हुआ है और वही रसायन नेहा की मौत की वजह बनी। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि सुरेश ने ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। अब सवाल यह था कि आखिरकार सुरेश ने एक शादीशुदा महिला, जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 1 साल का बच्चा उसका है, तो भला उस महिला को मारने का प्लान क्यों किया। दूसरी बात यह कि सुरेश तो नेहा से बेइंतहा प्यार करता था, तो फिर ऐसी कौन सी वजह बन गई कि महज 9 महीने का ये रिश्ता इस मोड़ पर पहुंच आया कि सुरेश को अपनी प्रेमिका की हत्या करनी पड़ी। ये तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही थी।
पुलिस के तमाम सवालों के जवाब मिले सुरेश से। जब पुलिस ने सुरेश से सख्ती से पूछताछ की तो एक एक सवाल के जवाब सुरेश बताता गया और पूरा हत्याकांड का चौंका देने वाला खुलासा हुआ। इस तरह की खबरें जब हम दिखाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि हमें डर महसूस होता है। हम किसी को डराना नहीं चाहते और ये कोई खबरें झूठी नहीं है, ये खबरें सच है। आप अखबार में खोलोगे तो आपको ये खबरें दिखेंगी। हमारा मकसद है कि आप तैयार रहो। देखिए, हर आदमी बुरा नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आज का जैसा समय चल रहा है, कब कौन किस लालच में बुरा बन जाए कह नहीं सकते। ऐसे में आपको उन हालातों को परखना पड़ेगा, नजर बनानी पड़ेगी जब आपके साथ कोई बुरा करने के बारे में सोच रहा हो, ताकि आप उस चीज से बच सको। इसीलिए ये खबर हमें एक तरीके से सबक देती है कि किस तरह से हमें अलर्ट रहना चाहिए कि कब हमारे साथ क्या हो सकता है। चलिए अब इस खबर के बारे में आते हैं कि मेरठ में नर्स नेहा रानी की हत्या की किस तरह से उसके प्रेमी ने पूरी साजिश रची कि एक पल को तो लोगों को लगा कि नेहा ने खुद ही अपने साथ ये सब किया है। पूरी चालाकी, पूरे प्लान के तहत नेहा के प्रेमी ने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। साथ ही अगर एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम ठीक तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि YouTube से हमें उतनी इनकम तो नहीं होती है जितनी एक चैनल को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। समझिए, YouTube 100 रुपये देता है, उसमें से हमें 40 या 30 रुपये ही मिलते हैं, बाकी कट जाता है टैक्स वैक्स में। तो ऐसे में मदद की ज़रूरत है तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हम सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आपको सही जानकारी दे रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी खुशी अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या और पुलिस जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है। ये घटना जो है यूपी के मेरठ जिले के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की है। फपूड़ा गांव की रहने वाली नेहा की शादी लोहिया नगर थाना क्षेत्र के कहें पहले तो हापुड़ का रहने वाला था। हापुड़ के रहने वाले रवि से 2.5 साल पहले हुई थी। अभी जो है इनका एड्रेस जो तो है वो लोहिया नगर थाना क्षेत्र ब्रह्मपुरी कॉलोनी था, जहां पर नेहा अपने पति के साथ अब से 1 साल पहले तक रहती थी। बताते हैं नेहा की शादी को 2.5 साल हो रहे थे, अब टोटल अभी मिला 2.5 साल हुए और करीब 1 साल पहले नेहा के पति की अब बीमारी की वजह से या हादसे के चलते जो है रवि जिनका नाम था उनकी मौत हुई। नेहा का 1 साल का बेटा है। अब चूंकि नेहा के पति की या नेहा के मायके पक्ष की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बेटी को, चाहे मायके वाले कहें कि बेटी को घर में बिठाकर उसके और उसका बच्चे का पालन पोषण की जिम्मेदारी ले, वहीं ससुराल में भी यही हालत थी। जो नेहा का पति है वो कहें 3 भाई थे, तीनों भाई भी अपना अपना कमा रहे हैं, अपना अपना खर्च चल रहा है। तो ऐसे में कोई भी एक तरीके से कहें इतना सक्षम नहीं था। थोड़ी बहुत मदद करने के बारे में लोग सोच सकते थे, लेकिन कोई ये नहीं कर सकता था कि हाँ हम नेहा की जिम्मेदारी उठा लेंगे या नेहा के बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेंगे। सबको ये था भाई थोड़ी बहुत तो कर पाएंगे, लेकिन हमारा खुद का परिवार है। तो ऐसे में नेहा को समझ में आ गया कि अब उसे खुद ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए पैसा कमाना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से जीवन यापन कर सके। इसलिए बताते हैं करीब 1 साल पहले नेहा ने जो है वो हापुड़ रोड स्थित MCC अस्पताल में नर्स की नौकरी करना शुरू की। ये प्राइवेट अस्पताल है और यहाँ पर ये 26 साल की नेहा नौकरी करने लगी। शनिवार की सुबह, अब एक घटना वाले दिन आते हैं जिस दिन घटना हुई है। शनिवार सुबह करीब 10 बजे वो अपने बेटे को घर पर खाना वाना खिलाकर बढ़िया से नहला धुलाकर वो ड्यूटी के लिए आ जाती है। 10 बजे आती थी, 5-6 बजे जो है घर पहुंचती थी। इस दौरान जो है अन्य बच्चे जो थे, भैया जो जेठ थे, उनके पत्नी वगैरह थी, वो बच्चे का ध्यान रख लेती। मजबूरी कुछ भी कराती है। अब 1 साल के बच्चे को भी ये चीज़ समझ में आ रही थी, लिहाजा वो भी माँ के बिना इतनी देर रह लेता था, वरना 1 साल का बच्चा माँ को देखे नहीं तो उसे चैन ना है। तो जो है रोजाना यही काम होता था जो पिछले 1 साल से। नेहा बच्चे को तैयार व्यार करके खाना वाना खिलाकर उसके साथ जो भी चीज़ें थी वो तैयार करके अपनी भाभी अभियों के पास जो है बच्चे को छोड़कर अस्पताल आ जाती। नेहा अपने ससुराल में ही रह रही थी।
शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे अस्पताल में अचानक से हड़कंप मच गया। जो कुछ स्टाफ थे उन्होंने देखा कि एक वार्ड रूम में जो है नेहा के मुंह से झाग निकल रहा है और वो एकदम मृत अवस्था में पड़ी है। जैसे ही स्टाफ नर्स की यह हालत देखी तो पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस दौरान तुरंत ही अस्पताल वालों ने तुरंत नेहा के घर वालों को सूचना दी कि नेहा के साथ कुछ हो गया है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, ऐसा लग रहा है नेहा ने जहर खा लिया। परिवार के लोगों के पहुंचने पर अस्पताल का जो कहना था, उन्हें जो मिला नेहा के पास से वो ये था कि नेहा के जेब जो पॉकेट थी उसमें एक चिट्ठी मिली है और उसके जेब में सल्फास की गोलियां हैं। तो ऐसे में अस्पताल वालों को कहना था कि हमको लग रहा है कि नेहा ने सल्फास की गोली खाई, जिसकी वजह से उसका शरीर जो है एकदम बेदम हो गया। मतलब अस्पताल वालों ने कहा कि हमने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन जहर के असर के चलते नेहा की मौत हुई। अब परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। परिजनों का कहना था कि नेहा अपने 1 साल के बेटे को खूब प्यार करती है और भला वो किसी दूसरे के सहारे अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती है। सुबह नेहा घर से आई तब सब कुछ अच्छा था, घर में किसी तरह की कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, तो फिर आखिरकार नेहा अपने साथ ये करोगी क्यों? घर वाले अस्पताल प्रशासन की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। घर वालों को शक था कि अस्पताल प्रशासन का इस पूरे मामले में कुछ हाथ है और उन्होंने ही उनके घर की बहू के साथ कुछ किया है, जिसके चलते नेहा की मौत हुई और वो इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और इंसाफ की मांग करने लगे। इस दौरान जो नेहा की ननद, देवर, अन्य परिजन, सब रिश्तेदार पहुंच गए और सभी ने, जो देवर हैं, उन्होंने सीधे सीधे अस्पताल प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि अस्पताल ने जो है नेहा को जहर देकर मार डाला है और अब इस पूरे वारदात पर जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा बढ़ते देख तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और परिजनों से बातचीत शुरू करती है। सबसे पहले हम नेहा के परिजनों ने क्या कहा वो सुना देते हैं, फिर आगे खबर बढ़ाते हैं। रोहित, क्या हुआ है आपके भाभी के साथ? सर हमें तो पता नहीं सर, हम सब ड्यूटी थे अपनी सब काम पे गए हुए थे। क्या काम करते हो आप? सर मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। अच्छा, तो ये घर से मतलब ड्यूटी करती है ये भी एनसीसी हॉस्पिटल में। क्या है ये हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में मतलब ओटी में। अच्छा, क्या हुआ है उनके साथ? सर घर हमारे पास फोन आया है कि इन्होंने जहर खा लिया है यहाँ पे, तो इनकी हालत ज्यादा गंभीर है, आ जाओ। फिर हम जब तक पहुँचे हैं वहाँ पे, जब तक उनकी डेथ हो चुकी है वहाँ जाने से पहले। क्या वजह आई है सामने? सर वजह हमें तो, हमारे घर से तो कोई वजह नहीं है। घर से ठीक ठाक बच्चों को नवा धवा कर खाना वाना बना काम करके आई है हमें घर से। 1 साल का लड़का ड्यूटी से घर से मतलब घर से ड्यूटी के लिए निकली है। रास्ते मतलब ड्यूटी पे जाने के बाद फोन भी आया है कि मतलब सासू माँ के पास में कि मम्मी मतलब सोमवार में अपना मतलब बच्चे का कुआ पूछती, तो नो मम्मी बागल कितनी लेगा आने नो, इतनी लेगा आने नो, खाट वाट के वगैरह मुझे मतलब खाट वाट टूटी बढ़िया के लेगा आने सब बात अच्छे खुशी हुई है। फिर इन्हों के भैया के पास में पहुंचा है फोन 12:37 पे, कह रहे तुम्हारी बहन ने जहर खा लिया, उन्होंने हालत ज्यादा गंभीर है, तुम जल्दी आ जाओ। उन्होंने हमारे पास में फोन करा, ऐसा बात हम सब पहुंचे वहाँ पे। जब तक हम पहुंचे हैं वहाँ पे उन्होंने डेथ हो चुकी थी हॉस्पिटल में। आप कौन हो उनकी? मैं उन्हों का जेठ लगता हूँ। कितनी उम्र थी उनकी? उन्होंने 25 से 26 साल उम्र थी। अच्छा, और आपके भाई? वो खत्म हो गया, उनकी भी इतनी उम्र थी, वो अब से 1-1.5 साल पहले खत्म हो चुका। क्या काम करते थे वो? फर्नीचर का काम करता था। इनके कितने बच्चे हैं? इन्हों का एक बच्चा है। कितनी उम्र है? 1 साल का है। कब से काम कर रही थी यहाँ पर? इन्हों को 1 साल हो गया लगभग। कहाँ की रहने वाली थी? और शादी कहाँ हुई थी इनकी? फकुंडा जी, अभी फपुंडा ही रहती थी ये? फकुंडा ही रहती थी। अभी आई थी अपने घर से, मम्मी की डेथ हो गई थी अभी 10-12 दिन पहले। वहाँ से मतलब अपना 8-10 दिन रह गई है वहाँ पे अभी अपने घर पर। जी 5-6 दिन 7-1 दिन हो गए थे आए हुए। 15 दिन हो गए। और उन्होंने मतलब आगे अपना डिलीवरी काम करना, ड्यूटी जाना। क्या लगता है आप क्या लगता है? मैं जेठ लगता हूँ उन्होंने। क्या लगता है क्यों खाया उन्होंने? ये क्या हुआ है, क्या घटना? सर घर से तो देखो कोई वजह नहीं है इस चीज की, ये तो पता लगे अस्पताल में पता लगेगी, वे बताएंगे इस चीज को। रोहित, क्या हुआ? तो परिजनों का सीधे सीधे शक था कि हमको लग रहा है कि भाई अस्पताल में ही कुछ हुआ है। अब इसके बाद जब पुलिस पहुंचती है, पुलिस पूछताछ शुरू करती है। पुलिस परिजनों से कहती है क्या मामला है, अस्पताल से पूछती है तो अस्पताल कहते हैं कि भाई हमारे जो स्टाफ था उन्होंने देखा कि नेहा एक वार्ड में जो है वो जो स्ट्रेचर है या बेड का है उसमें लेटी हुई है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उसके पास से एक हमें चिट्ठी मिली और सल्फास की गोली मिली। उन्होंने पुलिस को ये सब बताया कि ऐसा लग रहा है कि नेहा ने खुद किया। पुलिस ने कहा ठीक है,
परिजनों से पूछताछ की, परिजनों से बताया कि भाई हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, अगर कोई कुछ करेगा तो उसके पीछे कुछ वजह तो होगी। अचानक से सुबह निकली और दोपहर में एक खबर आ रही कि ऐसा हो गया, तो हमको यकीन नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप जो भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनको जांच कीजिए ताकि ये सच पता चल सके कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। खैर, पुलिस को भी मामला थोड़ा सा संदिग्ध लगा। इसके बाद पुलिस ने जो है, क्यों संदिग्ध लगा, पुलिस परिजनों ने कहा कि जो नेहा के पास से चिट्ठी मिली है उसकी लिखावट नेहा की लिखावट से मैच नहीं करती, वो बिल्कुल अलग है। और परिजनों का ये संदेह जो था ये थोड़ा सा पुख्ता था। इसके बाद जो है फिर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस ने सबसे पहले अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस दौरान पुलिस को 2 बजे करीब जिस वार्ड में नेहा की डेड बॉडी मिली थी उस वार्ड से 2 बजे करीब एक हॉस्पिटल स्टाफ यानी अस्पताल के स्टाफ के एक युवक जिसका नाम था सुरेश वर्मा उसे निकलते हुए देखा। पुलिस ठीक उसके बाद ही जो है और उसके साथ में जो उसका दोस्त था जिसका नाम था 1 मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूं, फरहान, ये दोनों को पुलिस ने वहां से निकलते हुए देखा और इसके बाद ही जो है नेहा की हत्या की खबर सामने आती है। पुलिस ने तुरंत ही जो है सुरेश और फरहान से पूछताछ शुरू की। इस दौरान पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ से पहले सुरेश का फोन जब्त किया, स्टाफ वालों से बातचीत की तो स्टाफ वालों से पुलिस को एक और अहम चीज पता चली कि सुरेश और नेहा की बड़ी गहरी दोस्ती थी, या कहें दोस्ती से बढ़कर भी मामला था। जो स्टाफ वालों का शक पुलिस के लिए एक बड़ी कड़ी बनी। इसके बाद पुलिस ने सुरेश का फोन चेक किया। सुरेश के फोन चेक करने पर सुरेश और नेहा के बातचीत की व्हाट्सएप चैटिंग पुलिस को पता चली और वो चैटिंग इशारा कर रही थी कि नेहा और सुरेश के बीच में वाकई में काफी नजदीकियां थी, एक तरीके से कहें वो प्रेमी प्रेमिका थे। पुलिस ने अब सुरेश को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू करनी लगी। पहले तो गोलमोल बातें होती रहीं, लेकिन आखिरकार सुरेश पुलिस की सख्ती के आगे टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ में सुरेश ने बताया कि दरअसल वो शादीशुदा है, उसका 5 साल का एक बेटा है और पत्नी है, भरा पूरा परिवार है। जब यहाँ पर करीब 8 महीने पहले नेहा नौकरी करने आई तो पहली नज़र में नेहा उसे बड़ी अच्छी लगी। नेहा का चूंकि पति का देहांत हो चुका था, उसे धीरे धीरे जब साथ काम करते थे तो हंसी मजाक भी होता था। इस दौरान उसे ये सब पता चला कि नेहा का पति नहीं है, उसका 1 साल का बेटा है। नेहा खुद ही अपने कंधों पर अपने बच्चे और अपनी जिम्मेदारी उठा रही। धीरे धीरे शायद कहें कि सुरेश को लगा कि अच्छा मौका है, लड़की परेशान है, उसको अगर वो मदद का कंधा देगा तो वो कंधे पर अपना सिर रख देगी और उसके लिए मौज हो जाएगी, यानी एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली। इस तरह से उसने धीरे धीरे नेहा को अपनी बातों में फंसाया, धीरे धीरे उससे दोस्ती की, उसका भरोसा जीता। और जाहिर सी बात है, एक महिला जिसका 1 साल का बच्चा हो उसको और पति ना हो, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जिससे वो अपने दिल की बातें कह सके, जिसको बता सके कि इन मुश्किलों का वो सामना करनी है। साथ में एक सहारे की ज़रूरत तो होती है। अब नेहा को भी जो है ये कहें सुरेश अच्छा आदमी लगने लगा। अब ये नेहा को पता था कि नहीं पता था, ये बड़ी बात है कि सुरेश शादीशुदा है या नहीं। मुझे लगता है कि सुरेश ने अपनी इस बात को छुपाया होगा। वो नेहा का हमदर्द बना। धीरे धीरे नेहा और सुरेश कहना है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर हमारे बीच फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई और हम दोनों एक तरीके से कहें एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। सुरेश के लिए नेहा मौज मस्ती के लिए थी कि एक तरफ घरवालों को क्या पता चलेगा, यहाँ बाहर स्टाफ में इसके साथ, क्योंकि नेहा देखने में भी अच्छी लगती थी तो जाहिर सी बात है इसका दिल एकदम फिदा हो गया। अब यहीं पर अक्सर मर्द फिसल जाते हैं, उन्हें लगा कि अरे यार किसी को क्या पता चलेगा, इधर भी चल रहा है इसको उधर भी चलेगा, घर में चलता रहेगा, घरवाली अपना बेचारी बच्चों में बिजी है, उसको कभी भी ये पता ही नहीं चल पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं बाहर। उसको लगा कि दोनों हाथ हमारे घी में हैं और मौज ही मौज है, लेकिन नहीं पता था कि ये मौज कभी सजा भी बन सकती है। उस दिन तो अच्छा चला। अब जाहिर सी बात है नेहा अगर इसको पसंद करने लगी थी तो ये आने वाले भविष्य के बारे में नेहा सोच रही थी। पति की मौत हो ही चुकी थी तो ऐसे में नेहा को ये था कि हाँ सुरेश उसका मददगार बनेगा, सुरेश उसका हमसफर बनेगा और फिर वो उसके साथ जो है अपना और अपने बच्चे की ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी।
सुरेश का यही कहना है कि पिछले कुछ दिनों से नेहा को अचानक से शादी का बुखार चढ़, शादी का बुखार मतलब वो उस पर दबाव बनाने लगी कि अब इतने दिन से हमारा तुम्हारा हम तुमको एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, अब तुम हमसे शादी करो। ये प्यार की बातें करने की कोशिश करता, वो शादी की बात करते कि नहीं पहले शादी करो फिर बात की बात होगी। अब बार बार इस चीज से जो है वो थोड़ा सा सुरेश पीछे हटने की कोशिश करने लगा। उसे लगने लगा अब तो नेहा जो है वो ऐसी हड्डी बनती जा रही है जो उसे ना वो चबा सकता है, ना वो उगल पा रहा है, ना निगल पा रहा है। गले में उसकी हड्डी वो फंस चुकी थी। अब नेहा को वो सीधे सीधे मना करे कि हमको तुम्हारा वास्ता नहीं, तो इसको ये डर था कि कहीं नेहा पुलिस के पास ना चली जाए, फिर शिकायत कर जाए कि इसने हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमारे साथ संबंध बनाए। तो अब ये फंसा हुआ था। इसको लग रहा था कि अब क्या करे, किस तरह से नेहा से छुटकारा पाए, क्योंकि वो नेहा से शादी नहीं करना चाहता था। उसका ये था कि हमारा परिवार बाहर है, जिस तरह से तुम्हारा रिश्ता ऐसे चल रहा है वही से चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो बता नहीं सकता था कि हम तो शादीशुदा है, हमारा 5 साल का बेटा है, और वो अपनी पत्नी और बच्चे को दगा दे नहीं सकता था। उसके लिए तो यही था कि जैसे चलता है चलता रहेगा, बाद में खत्म, देखा जाएगा जो होगा। अब यहाँ पर जब सुरेश जो है बुरी तरह से फंस गया तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। ऐसे में बार बार नेहा का शादी के लिए दबाव बनाना सुरेश के लिए चिंता बढ़ाते जा रहा था। उसे लग रहा था किसी दिन ऐसा ना हो कि नेहा गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर दे जिससे उसका राज जो है उसके घर वालों तक खुल जाए और उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार के लोगों को पता चल जाए, तो फिर वो कहीं का नहीं रह जाएगा। ऐसे में उसके लिए ये था कि जल्द से जल्द नेहा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है अब उसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। लिहाजा वो नेहा को रास्ते से हटाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ सोच रहा था कि कैसे क्या करे कि नेहा को वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे और किसी को इस बारे में पता नहीं चले। इसके लिए उसने अपने दोस्त फरहान की मदद भी ली। बताते हैं, सुरेश ने पुलिस को बताया कि शनिवार को जब ड्यूटी पर नेहा पहुंची तो उसने उससे कहा कि उसे थोड़ा सा कमजोरी लग रही है और चक्कर से महसूस हो रहा है। इस पर नेहा को उसने वार्ड में भर्ती कर दिया और कहा रुको अभी ग्लूकोज की ड्रिप लगा देते हैं, थोड़ा सा ताकत आएगी, बढ़िया महसूस होगा। और तुरंत ही उसने अपने दोस्त फरहान को बुलाया। सुरेश को यहाँ पर एक अच्छा मौका लगा कि ये सही तरीका है, अगर इस वक्त कुछ हम लोग ऐसा करें कि नेहा की मौत हो जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। लिहाजा उसने बताते हैं जो ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाने के लिए उसे लगाई उसमें जहरीला केमिकल मिलाया, और जैसे ही उसने उस ड्रिप को नेहा के ऊपर चढ़ाया, मतलब जैसे ग्लूकोज वाली ड्रिप लगाते हैं और वो ड्रिप का केमिकल जो है नेहा के खून में शामिल हुआ, कुछ ही देर बाद जो है नेहा की मौत हो गई। इसके बाद सुरेश और फरहान ने नेहा की जेब में एक फर्जी खत यानी नकली खुद ही अपने हाथों से, वहाँ जो एक लेटर पैड था उस लेटर पैड में खुद ही अपने हाथों से पूरी कहानी बनाकर एक पत्र लिखा और उसके कोट में डाल दिया और साथ में सल्फास की गोलियां रख दी ताकि पूरा मामला ऐसा लगे कि नेहा खुद ही अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और फिर उसने ये सब कर लिया। इसके बाद दोनों अस्पताल से निकल गए, लेकिन इस दौरान उनकी नज़र जो कैमरा लगा हुआ था कॉरिडोर में उसके ऊपर नहीं पड़ी कि वो कैमरे में वो दोनों कैद हो गए हैं उस वार्ड से निकलते हुए, और वही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत की वजह बन गया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा खुलासा करते हुए वो सुनिए। अवगत कराना है कि दिनांक 18 तारीख को लगभग 2 बजे थाना लोहिया नगर में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि एमसीसी अस्पताल में काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जहर खाकर सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट प्राप्त होता है। मृतका के परिवारजनों से पता लगता है कि मृतका की शादी लगभग 2.5 वर्ष पहले फफूंदा में हुई थी तथा 1 वर्ष पहले किन्हीं कारणवश उसके पति का देहांत हो गया था। मायके और ससुराल पक्ष दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है तथा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। साथ ही सुसाइड नोट में जो राइटिंग है वह उन्हें उनकी बेटी की नहीं लग रही है। इस तथ्य पे जब पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान जो कि इसी अस्पताल में काम करते हैं वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया जाता है।
सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतिका से हो गई थी। मृतिका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है, तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड के से सुसाइड नोट लिखकर वो पास में डाल देते हैं। पुलिस के द्वारा मौके से सुसाइड नोट का नोटपैड, सिरिंज, केमिकल रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैनुला व उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस ने अभी प्रेमी सुरेश और उसके साथी फरहान को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो जो केमिकल था वो कौन सा केमिकल था, उन्हें कहां से मिला और किस तरह से उन्होंने इस केमिकल को हत्या के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा पुलिस को जो जांच हुई है उसमें यही बात सामने आई है कि जो प्रेमी है सुरेश ने शादी का दबाव बनाने और प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए वार्ड बॉय प्रेमी जो सुरेश था उसने इस पूरे हत्या की साजिश रची। उसने ड्रिप चढ़ाने के बहाने जहरीला केमिकल मिलाया और जिसकी वजह से जो है फिर नेहा की मौत होती है। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड यानी दोनों के बीच बातचीत और जो चिट्ठी इसने नेहा के कपड़ों में रखी थी उस कपड़े चिट्ठी को लिया है। अब उससे इसका मिलान भी किया जा रहा है। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच भी टीम जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार जो है करीब 8 महीने से जो है इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और इधर पिछले कुछ दिनों से जो है नेहा लगातार जो शादी का दबाव बना रही थी उसकी वजह से सुरेश ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची, क्योंकि वो खुद शादीशुदा था, 5 साल का बच्चा था। अब लेकिन कहते हैं कि एक तो ये पहचान, देखिए एक हम चीज़ करते हैं, अगर आपको इस बीच में सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं उन सवाल का। अगर इस खबर से जुड़ा कोई सवाल है तो हम उस सवाल का जवाब दे देंगे। साथ ही हम ये बता देते हैं कि लोग समझो, प्यार, सच्चा प्यार जो आपके जिस्म से ना हो, आपकी आत्मा से कोई करता हो, बहुत मुश्किल से आदमी मिलता है। ज़्यादातर लोगों की नज़र हुस्न, खूबसूरती और जिस्म से प्यार करते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपकी आत्मा से प्यार करते हैं। ऐसे में आपको पहचानना होगा कि कोई शख्स जो है वो आपसे प्यार करने का दावा कर रहा है तो क्या वो आपसे प्यार करता है या बस आपकी खूबसूरती से और आपके जिस्म को पाना चाहता है। यहाँ पर जो सुरेश का दिख रहा है वो शादीशुदा था, एक बेटा था, वो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। लेकिन जब उसने नेहा को देखा, नेहा भले ही शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, लेकिन जो उसने फिगर विगर मेंटेन कर रखा था, पतली दुबली सी दिखती थी, ऐसा लगता नहीं था कि वो शादी है या उसका एक बच्चा है। खूबसूरत थी, तो जैसे ही नेहा को उसने सुरेश ने देखा वो उसकी खूबसूरती पर मन बिठा, उसको वो खूबसूरती भाई और वो उस खूबसूरती से प्यार करता था और उसके जिस्म से प्यार करता था, क्योंकि उसे वही चाहिए था। उसको मन से प्यार नहीं था। मन से प्यार करने के लिए उसको घर में अपनी पत्नी बच्चा था जिनसे वो लगाव करता था, जिनके लिए वो परेशान रहता था। यहाँ चूंकि उसे एक अवसर दिखा कि अरे यार एक और महिला उसके ज़िंदगी में आ जाएगी तो क्या जा रहा है, मौज हो जाएगी, वो उस चक्कर कहते हैं ना कि जो आदमी होता है वो बड़ी जल्दी फिसल जाता है। वही हुआ, उसे दिखा कि यार ये तो अच्छी लड़की है, आसान शिकार बनेगी, बातों में फंसाना बड़ा आसान है, तो उसने वही किया, दोस्ती किया। चूंकि परेशान आदमी को अगर कोई प्यार से बात कर ले तो वो आदमी बड़ी जल्दी उस पर भरोसा कर लेता है। अभी नई नई शादी में कोई आदमी किसी का पति मर जाए तो सोचो उस महिला के लिए ज़िंदगी कितनी कठिन हो जाती है। ऐसे में कोई आदमी है जो उसको अच्छे से बात कर रहा है, उसकी परेशानी समझने की कोशिश कर रहा है, वो दिखा रहा है कि वो उसका हमदर्द है, तो महिला बड़ी जल्दी उस पर भरोसा कर लेगी। लेकिन यहीं पर उसे ये पहचानना की ज़रूरत होती है कि हाँ यार ये इतना मददगार हमारा क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है। मकसद आदमी की आंखों से पता चल जाता है कि वो चाहता क्या है। अगर आप गौर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको हमारी आत्मा से प्यार है या हमारे जिस्म से प्यार है।
पहचानने की ज़रूरत है, एक अच्छे आदमी को पहचानने की ज़रूरत है। चलिए, अब जो होना तो हो गया। बेचारा है मासूम बच्चा जो है 1 साल का, उसके लिए तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी हो गई। माँ पिता पहले ही जा चुके थे इस दुनिया से, अब माँ की मौत हुई। अब ऐसे में जो बाकी भाई हैं, ये एक कहें उनके भाई की ही अमानत है। क्या अब ये जो भाई हैं अपने भाई की अमानत का देखभाल करेंगे? कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, पैसा। जब पैसा आता है तो सबसे पहले अपने सगे दिखते हैं। यार मेरा बेटा है, मैं उसके ऊपर 10 रुपये खर्चा करूँगा। चलो ये भाई है, भाई का लड़का है तो मैं 2 रुपये खर्चा कर दूँगा। लेकिन कोई अपने बेटे से पहले दूसरे के बेटे को नहीं रखेगा। यहाँ पर परवरिश में दिक्कतें आती हैं और उस बच्चे के लिए ज़िंदगी हमेशा मदद के एक दूसरों के भरोसे टिक जाती कि इनके पास अगर होगा ज़्यादा तब ये हमको देंगे, वरना हमको नहीं मिलेगा। इस अभाव में उसकी ज़िंदगी कटेगी। जब बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसे लगेगा कि हाँ, उसके लिए कितना मुश्किल भरा रहा है उसका बचपन। चलिए, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। कोई कमेंट तो नहीं आया जिसको जवाब हमें देना हो? कोई नहीं।